हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और आप बने हुए हैं मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से एक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका पीडीएफ क्या होगा, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डिफ़ाइन होगा। तो हम कहेंगे ए रैंडम वेरिएबल, ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो a normal distribution if its PDF means probability density function, यानी ऐसा फंक्शन जो क्या करेगा, किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को एक्सप्लेन करेगा, वो फंक्शन हमारा PDF कहलाता है। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास होगा PDF का, 1/σ√2π इंटू e टू दी पावर -1/2 इंटू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर, जहाँ पर x की जो रेंज है वो ओपन इंटरवल में होगी। ओपन इंटरवल में -∞ से लेके +∞ तक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x कभी भी -∞ के इक्वल नहीं होगा, +∞ के इक्वल नहीं होगा। -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, उन्हें कंसिडर करेगा, लेकिन -∞ और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये PDF डिफ़ाइन हुआ है। अब इसमें देखिए, हमने दो आपके सिंबल यूज़ किए हुए हैं, म्यू और सिग्मा। तो ये सिंबल हमारे कहलाते हैं पैरामीटर्स। ऐसे सिंबल जो किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करें, जिनके टर्म्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन होता है, वो सिंबल हमारे कहलाते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पे म्यू और सिग्मा हमारे क्या हैं, दो पैरामीटर हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। इन पैरामीटर्स की रेंज क्या है, म्यू की रेंज है -∞ टू इन्फिनिटी। फिर से म्यू क्या है, यहाँ पे ओपन इंटरवल में होगा, यानी म्यू ना ही -∞ के इक्वल आएगा, ना ही कभी इन्फिनिटी के इक्वल आएगा, लेकिन -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो म्यू आपका कंसिडर कर सकता है। इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर की रेंज 0 से इन्फिनिटी है। अब देखिए, यहाँ पे ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। सेमी क्लोज्ड इंटरवल में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगी। तो इसकी रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी। तो कोई भी PDF अगर इस तरह से डिफाइन है तो ये PDF कहलाता है नॉर्मल PDF या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और इस तरह के स्ट्रक्चर को कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर पजेस करता है तो हम कहेंगे वो रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्ट्री है वो बेसिकली जो यूज़ हुआ वो हुआ एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो थे, हेविली ऑब्जेक्ट्स जो टेलीस्कोप के थ्रू देखे जाते थे 1700 और मिड 1700 में, तो उसमें उनका जो मेजरमेंट्स किया जाता था तो उन मेजरमेंट्स में कुछ एरर होती थी। तो जब उस एरर को कलेक्टिवली जब कंबाइंड किया गया, उन एरर का जब डिस्ट्रीब्यूशन निकाला गया, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी निकल के आई। उसका जो फंक्शन निकल के आया वो फंक्शन इस तरह की फॉर्म में आया, e टू दी पावर -x² की फॉर्म में आया, जहाँ पे x था एरर्स इन मेजरमेंट्स ऑफ हेविली ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह के फंक्शन को गॉस, जो W गॉस थे, उन्होंने इसे डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा भाई ये फंक्शन क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है। तो बाद में जब इसकी एक्सटेंसिव स्टडी की गई तो उसमें फिर धीरे धीरे एक जनरल रूल बना। जनरल रूल ये बना कि जब इसकी स्टडी की गई तो इसमें इसका मीन कैलकुलेट किया गया, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था एरर्स का उसका मीन कैलकुलेट किया गया, उसका मीडियन कैलकुलेट किया गया, उसका मोड कैलकुलेट किया गया, और ये देखने में मिला कि तीनों क्वांटिटी क्या थी, इक्वल थी।
तो गॉस ने इस डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन डिफाइन हुआ। तो आप देख सकते हैं e⁻⁻x² इस तरह की फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए इस तरह का सब्स्टिट्यूशन पुट करता हूँ z = x - म्यू ओवर सिग्मा, तो मुझे fz मिलेगा। तो ये fz कितना हो जाएगा 1/σ√2π e⁻½ z²। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन जब अप्लाई हुआ यहाँ पे तो ये इस तरह की फॉर्म आ गई। तो आप देख रहे हैं ये फॉर्म इसके आइडेंटिकल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कहलाया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन जब हम अप्लाई करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, जब हम इस सब्स्टिट्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x - म्यू ओवर सिग्मा। तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन से बाहर आ गया, अंदर रहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x - म्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मैंने बताया x का मीन क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू - म्यू 0। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह से जब हम वेरिएंस ऑफ z कैलकुलेट करते हैं तो ये वेरिएंस ऑफ z आएगा 1। तो कहने का मतलब है जो z का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो z का मीन होगा वो 0 होगा, z का वेरिएंस 1 होगा। तो यहाँ पे इस PDF में जब हम z की जगह x की जगह पे z पुट करेंगे तो मीन म्यू की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, सिग्मा की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये क्वांटिटी हमारी इस तरह से डेवलप हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू कह रहा हूँ और वेरिएंस σ² कह रहा हूँ। तो इसको जब हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन म्यू आएगा और वेरिएंस σ² आएगा। तो कभी कभी जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज सेट टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस σ²। तो वो अंडरस्टूड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है म्यू है और वेरिएंस कितना है σ² है। तो ये हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे तो वहाँ पे भी हमें मीन म्यू मिलेगा और वेरिएंस σ² मिलेगा। तो इस तरह से हमने z अपना डिफाइन किया, z = x - म्यू अपॉन सिग्मा। तो देखिए जब हम इसको नोटेशन देते हैं तो नोटेशन में हम कहते हैं x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस σ²। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, x फॉलोज नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस σ², या x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स म्यू एंड σ²। इसी तरह से जब मैं z को डिफाइन करूँगा तो z हो जाएगा नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल x, ये हमारा रैंडम वेरिएबल z। तो जो यहाँ पे z हमने डिफाइन किया है ये z क्वांटिटी कहलाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। अब देखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होगा। जब हम x की वैल्यूज़ को x एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यूज़ को y एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह का कर्व मिलेगा। ये कर्व हमारा सेंटर से सिमेट्रिक होगा और ये सेंटर वैल्यू हमारी x = म्यू होगी। तो x = म्यू लाइन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, ये प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक कर्व होगा। तो अगर इसकी रेंज कितने डिफाइन हुई है, -∞ टू +∞ डिफाइन हुई है, तो x = म्यू लाइन के अबाउट ये प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, सिमेट्रिक कर्व है। इसी तरह से अगर मैं x को z पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो x को z पे कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने z ले लिया, तो ये सेंट्रल पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि z का मीन कितना है 0 है। तो z का डिस्ट्रीब्यूशन 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह से हम अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर लेते हैं, जहाँ पे ये कर्व हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक कर्व होगा। तो इस तरह से हमने अपना z का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर लिया। तो जो z का PDF है उसे मैंने fz से डिनोट किया है।
तो एफ जेड में देखिए मैंने कहा ना जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। यानी जब मैं x को डिफाइन कर रहा हूँ तो x को मैंने डिफाइन किया x फॉलोज नॉर्मल विथ पैरामीटर्स म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और z फॉलो कर रहा है नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1। यानी म्यू की जगह पे 1 है, सिग्मा स्क्वायर की जगह पे म्यू की जगह पे 0 है, सिग्मा स्क्वायर की जगह पे 1 है। तो जो एफ जेड बनेगा वो एफ जेड होगा 1/√2 पाई ए टू दी पावर -1/2 जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये कहलाया स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ में जब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम फाई जेड से नोट करते हैं। तो फाई जेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी से ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जेड। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी। तो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे हमारा जेड है, तो वहाँ तक की प्रोबेबिलिटी जब हम डिफाइन करेंगे तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। तो इस केस में फाई जेड हमारा क्या हो जाएगा, -∞ टू पॉइंट जेड एफ जेड डी जेड। तो ये फंक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसे हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए प्रॉपर्टी होती है फाई माइनस जेड इक्वल टू 1 - फाई जेड। फाई माइनस जेड इक्वल टू 1 - फाई जेड। तो ये कैसे आएगा, कैसे हम इसे प्रूफ करते हैं ये समझिए। देखिए फाई जेड है हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू ए पर्टिकुलर पॉइंट जेड। तो अब देखिए जब फाई माइनस जेड को हम डिफाइन करेंगे, सिंस फाई माइनस जेड इज इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू माइनस जेड बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, कितना लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस जेड, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इतना हमने इसे कैसे लिखा, इसको लिखने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रोबेबिलिटी कर्व की हेल्प से हम समझते हैं। देखिए मैंने कहा जो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये -∞ टू +∞, और ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अब सिमेट्रिक है तो देखिए जेड लेस देन इक्वल टू माइनस जेड, यानी जो जेड की वैल्यू है वो कहीं यहाँ माइनस जेड पॉइंट होगा। सपोज ये कहीं पे माइनस जेड पॉइंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी, -∞ से लेके माइनस जेड तक की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड के इक्वल होगी। यानी जितनी प्रोबेबिलिटी ये है उतनी ही प्रोबेबिलिटी ये प्लस जेड से लेके +∞ तक होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जितना एरिया -∞ से माइनस जेड के बीच में होगा उतना ही एरिया क्या होगा, प्लस जेड से +∞ के बीच में होगा। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से हमने क्या लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू माइनस जेड। तो ये ये इक्वल आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल जेड। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड को मैं लिख सकता हूँ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जेड, लिखा जा सकता है ना। ये प्रॉपर्टी है जेड की, आपका जेड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ओवरऑल इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है 1। अब एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी मैंने कहा भाई क्या है, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड है, तो दूसरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जेड होगी। तो उस केस में ये 1 - फाई जेड हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी प्रूफ हो गई। इस तरह से अब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं, ये कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। तो कैसे हम यूज करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे कैलकुलेट होता है, कितना होता है, मीडियन कितना होता है, मोड कितना होता है, स्क्यूनेस कर्टोसिस क्या होगी और मोमेंट्स क्या होंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे
और इसके अलावा भी कुछ इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे नोट की हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, द कर्व इज़ बेल शेप्ड। अभी हमने देखा था कर्व हमने बनाया था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो एक घंटी की आकार का बना हुआ था। तो कर्व क्या है इसका, बेल शेप्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे हमने शुरुआत में बताया था जब हमने आपका ऑर्बिट्स की मेजरमेंट्स में एरर्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड क्या आया था, इक्वल आया था। तो उसी के बेसिस पे हमने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा था। तो अब से जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/σ√2π होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी, मोड वैल्यू पे होगी। और हमको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, मीन के इक्वल आएगा। और मीन वैल्यू क्या है यहाँ पे, म्यू है। तो x की जगह पे म्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो ये e⁻0 हो जाएगा। e⁻0 इज़ 1, तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी 1/σ√2π। तो इस तरह से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी, इसका जो β1 होगा और β2 होगा वो इस तरह से होगा। β1 आपका 0 होगा, β2 3 होगा। β1 0 मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। β2 3 मीन्स कर्व हमारा मेसोकार्टिक होगा। ये हम आगे कैलकुलेट भी कर लेंगे, इसको चेक भी कर लेंगे। फोर्थ जो फिफ्थ आपका प्रॉपर्टी है वो है ऑड ऑर्डर सेंट्रल मोमेंट्स आर 0, यानी μ1 μ3 μ5 ये ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एक्स एक्सिस इज एन एसिम्प्टोट टू द प्रोबेबिलिटी कर्व। हमने देखा था जो कर्व हम बना रहे हैं उस कर्व में वो कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, यानी वो एक्स एक्सिस क्या करेगी, उस कर्व के लिए एक एसिम्प्टोट का काम करेगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एरिया प्रॉपर्टी। इस एरिया प्रॉपर्टी को हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस में यूज भी करते हैं। तो क्या है प्रॉपर्टी, जब x की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.6826 होगी। यानी कहने का मतलब है कोई भी वेरिएबल अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो उसकी रेंज म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में लाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 68.26% होगी। इसी तरह से अगर x की रेंज म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में डिफाइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 95.44%। और थर्ड केस में जब उस वेरिएबल की रेंज म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में होगी तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 99.73%। तो इसको कर्व की हेल्प से हम समझ लेते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि ये क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे कर्व बनाता हूँ। तो हमने डिस्कस किया ना, कर्व क्या है, बेल शेप्ड कर्व है और कर्व के लिए एक्स एक्सिस हमारी क्या होगी, एज एन एसिम्प्टोट काम करेगी। तो ये एक्स एक्सिस कभी भी इस कर्व को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगी। ये कर्व क्या होगा हमारा, इसके एक्स एक्सिस इस कर्व की क्या होगी, एक एसिम्प्टोट होगी। तो अब जब हम बात कर रहे हैं x की वैल्यूज़ की, तो मैंने क्या किया, x एक्सिस के अलोंग x को प्लॉट किया, y एक्सिस के अलोंग इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को प्लॉट किया, तो मुझे इस तरह का कर्व मिला। ये कर्व मेरा x अबाउट x इक्वल टू म्यू के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक कर्व होगा। तो देखिए एरिया प्रॉपर्टी में म्यू माइनस सिग्मा, अब म्यू माइनस सिग्मा यहाँ कहीं होगा, तो ये म्यू माइनस सिग्मा और यहाँ कहीं आपका म्यू प्लस सिग्मा होगा। तो जो ये एरिया हमें मिला, इतना एरिया, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 68.26% है। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 68.26% है। यानी कहने का मतलब है जब x की वैल्यू म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में होगी तो ये 68.26% चांस होगा कि वो वैल्यू क्या है, इसके बीच में लाई कर रही है, इस रेंज के बीच में लाई कर रही है। इसी तरह से म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो इस केस में ये म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू
प्लस 2 सिग्मा, ये जो रेंज है हमारी म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 95.44% होगी। तो इस केस में जब रैंडम वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में होगा तो उसके मिलने की जो प्रायिकता होगी, जो संभावना होगी, कितना परसेंट होगी 95.44% होगी। इसी तरह से जब ये म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में होगा तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 99.73% होगी। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 100% होगी। तो इसे हम कहते हैं 6 सिग्मा लिमिट भी हम इसे कभी कहते हैं। -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट क्या है 100% है। तो अब जो बचा आपका 0.27% वो हमारे क्या होते हैं एक्सेप्शन केस होते हैं। कुछ हमारे एक्सट्रीम एक्सेप्शन, कुछ हमारे राइट एक्सट्रीम आपके एक्सेप्शंस होंगे, कुछ हमारे लेफ़्ट एक्सट्रीम एक्सेप्शंस होंगे। तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया हाइट। तो हमने एक स्कूल कंसिडर किया या एक कॉलेज कंसिडर किया, तो उसमें जो स्टूडेंट्स की हाइट होगी वो ज़्यादातर हाइट क्या होगी इस रेंज में होगी, म्यू माइनस 3 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में होगी। म्यू यहाँ पे एवरेज हाइट होगा और सिग्मा उस हाइट की स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू होगी। तो हमारे पास सपोज 1000 स्टूडेंट की हाइट का डेटा है, तो 1000 स्टूडेंट की हाइट का एवरेज हमारे पास है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है। तो हमें पता होगा म्यू -3 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में जो हाइट होंगी वो कितनी होंगी 99.73% स्टूडेंट क्या होंगे उस रेंज में होंगे। अब लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी हाइट क्या होगी बहुत कम होगी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। तो वो स्टूडेंट आपके 27% पे 0.27% पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी आपका 0.27% है तो 0.135% आपका लेफ्ट में होंगे और 0.135% आपका राइट में होंगे। तो कहने का मतलब है 1000 स्टूडेंट में से 0.135%, यानी 1000 स्टूडेंट में से 1.35 स्टूडेंट, यानी लगभग एक स्टूडेंट क्या होगा वो बहुत छोटी हाइट का होगा, इसी तरह से एक स्टूडेंट वो काफ़ी लंबी हाइट का होगा। तो ये हमारे एक्सेप्शनल केस होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 99.73% स्टूडेंट क्या हैं म्यू -3 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 3 सिग्मा की रेंज में है। इसी तरह से हम इस प्रोबेबिलिटी कर्व को क्या कर सकते हैं जेड के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो जब जेड के टर्म्स में डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू सिग्मा हमने डिफाइन किया हुआ है। तो जब हम इसे जेड के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो कर्व हमारा इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा -∞ to ∞, और अब ये सिमेट्रिक होगा 0 के अबाउट। यहाँ पे हमारी जेड की वैल्यूज़ होंगी। तो हम कहेंगे भाई +1 से लेके -1 तक की जो रेंज है इसमें क्या होगा 68.44% स्टूडेंट होंगे। इसी तरह से +2 से लेके ये थोड़ा उल्टा हो गया है, -1 से लेके +1 के बीच में 68.44% होंगे। इसी तरह से -2 से +2 की रेंज में हमारे 95.44% होंगे, और इसी तरह से -3 से +3 के बीच में 99.73% स्टूडेंट आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जेड टेबल का यूज करते हैं। तो अब ये जेड टेबल क्या होती है और कैसे हम इसको यूज करते हैं ये आप देखिए, आपको स्क्रीन पे टेबल दिख रही होगी। तो ये टेबल है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। तो जो हमने एरिया अभी डिफाइन किया था कि -1 से +1 के बीच में इतनी प्रोबेबिलिटी है,
फिर -2 से +2 के बीच में इतनी प्रोबेबिलिटी है, या -3 से +3 के बीच में इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें इस टेबल में गिवन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पे देखिए अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्कस किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने देखा था जो फाई माइनस जेड आया था उसको हमने लिखा था 1 माइनस फाई जेड। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो टेबल है, टेबल में आपको सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट की प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो -∞ से 0 की प्रोबेबिलिटी हम सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी में अब देखिए हमें पता है ना -3 से +3 के बीच में ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो 0 से लेके 3 तक गिवन हैं। तो 0 पे आप देखिए फर्स्ट कॉलम जो हमारा है वो जेड की वैल्यूज़ हैं, वो जेड की वैल्यूज़ आपका डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक गिवन है। इसी तरह से जो आपकी टॉप रो है उसमें फिर डेसिमल के बाद के पॉइंट आपको गिवन है। तो हम जैसे हमें निकालना है जेड की वैल्यू 1.96 पे निकालनी है, तो हम अपने कॉलम में देखिए 1.9 को सेलेक्ट करेंगे और 6th कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमें z इक्वल टू 1.96 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम टेबल से z की वैल्यूज़ पे अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें देखिए x की वैल्यूज़ गिवन होंगी, x की वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ में हमें x का मीन गिवन होगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। यानी कहने का मतलब है हमें x का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, पहले z में कन्वर्ट करेंगे, हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। उस z की वैल्यू हम उस टेबल में देख लेंगे तो हमें z की उस x के लिए प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें जेड की हेल्प से प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाती हैं, वो हम देखेंगे। थैंक यू।